सोना हमारे भारतीयों के लिए यह सिर्फ एक धातु नहीं है। यह भावना है, यह विरासत है और ईमानदारी से कहे तो यह पहली चीज है जो आपके माता पिता ने आपको कहा जब आपने अपनी पहली तनख्वाह पाई। लेकिन यहाँ एक क्रूर सच है जो अधिकांश बैंकर आपको नहीं बताएंगे। यदि आप दुबई, लंदन या न्यूयॉर्क में रहने वाले एनआरआई हैं, तो जिस तरीके से आप वर्तमान में भारत में सोना खरीद रहे हैं वह संभवतः आपकी संपत्ति को नष्ट कर रहा है, न कि उसे बढ़ा रहा है। आप शायद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में सोच रहे होंगे, या घर वापस गहने ले जाने के बारे में, या ईटीएफ खरीदने के बारे में। इनमें से एक एक नियामक खतरनाक क्षेत्र है, एक कर का दुस्वप्न है और एक वास्तव में काम कर सकता है अगर आप इसे सही तरीके से करें। मैं कुणाल हूं ईपी के कैपिटल से। हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं और आज मैं आपको अपने सोने के निवेशों में 3 बड़े गलतियों से रोकने जा रहा हूं। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल, बचाव और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ईपी के कैपिटल में हम $1 मिलियन से अधिक के तरल पोर्टफोलियो वाले परिवारों को सलाह देते हैं, और जब मैं उनके पोर्टफोलियो को देखता हूं तो अक्सर जो सबसे बड़ा मृत वजन मैं देखता हूं वह सोना है। न कि इसलिए कि सोना बुरा है, बल्कि इसलिए कि इसे खरीदने के लिए जो साधन उन्होंने इस्तेमाल किया है वह अप्रभावी है। आज हम एक गहरी जांच कर रहे हैं, संप्रभु सोने के बांड बनाम सोने के ईटीएफ बनाम भौतिक सोना। मैं जार्गन को हटा दूंगा, कोई जटिल चार्ट नहीं, बस गणित, नियम और रणनीति जो आपको एक गैर निवासी भारतीय के रूप में अपनी पूंजी की रक्षा करने के लिए चाहिए। आइए भारतीय निवेश जगत के इस समय के प्रिय विषय से शुरू करते हैं, संप्रभु सोने के बांड या एसजीबीज। अगर आप भारत में समाचार पढ़ते हैं तो हर कोई चिल्लाता है एसजीबीज खरीदे, 2.5% ब्याज, कर मुक्त विमोचन। लेकिन रुको, अगर आप एक एनआरआई हैं तो वही रुकें। एनआरआई द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती यह है, वे ताजा एसजीबी खरीदने की कोशिश करते हैं। नियम फेमा नियमों के अनुसार एनआरआई को प्राथमिक बाजार में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। आप इनमें सदस्यता नहीं ले सकते। बस अब मैं आपको कहते हुए सुनता हूं, लेकिन कुणाल, मैंने उन्हें तब खरीदा जब मैं यूके में नहीं गया था, या मेरे पिता उन्हें मुझे उपहार में देना चाहते हैं। यहाँ एक बारीकी है, यदि आपने एसजीबीज तब खरीदी जब आप एक निवासी भारतीय थे और फिर एनआरआई बन गए, तो आपको उन्हें परिपक्वता तक रखने की अनुमति है। यह कानूनी है। लेकिन यहाँ एक बात है, जबकि परिपक्वता पर रिडेम्पशन कर मुक्त रह सकता है, वह 2.5% ब्याज जिसे आप पसंद करते हैं वह भारत में पूरी तरह से कर योग्य है। तो अगर आप न्यू जर्सी में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि एसजीबी आपका सबसे अच्छा विकल्प है, तो 99% के लिए दरवाजा बंद है। इसे बाईपास करने की कोशिश न करें, नियामक सिरदर्द इसके लायक नहीं है। एसजीबी आपके मुंबई में रिश्तेदारों के लिए हैं, आपके लिए नहीं। तो एसजीबीज बाहर हैं। पारंपरिक मार्ग के बारे में क्या? अपनी अगली यात्रा पर भारत में बिस्किट, सिक्के या भारी गहने खरीदना। मेरे पास एक ग्राहक है, चलो उसे राहुल कहते हैं। उसने भारत में 500 ग्राम सोने की बार लाई यह सोचकर कि वह चालाक है। उसे एयरपोर्ट पर एक विशाल शुल्क चुकाना पड़ा जिसने उसकी निवेश मूल्य का 15% तुरंत मिटा दिया। गलती नंबर 2, इंपोर्ट मैथमेटिक्स की अनदेखी करना। एक एनआरआई के रूप में आपके पास एक ड्यूटी फ्री सीमा है, लेकिन यह बहुत छोटी है। पुरुषों के लिए 20 ग्राम लगभग 50,000 रुपए पर सीमित, महिलाओं के लिए 40 ग्राम 1 लाख रुपए पर सीमित। बस इतना ही। इससे ऊपर कुछ भी खरीदने पर आपको भारी सीमा शुल्क देना होगा। और चलिए भारत में तिजोरी में रखने के लिए भौतिक सोना खरीदने के बारे में बात करते हैं। बनाने के शुल्क, आप गहनों पर तुरंत 10% से 20% खो देते हैं। यह पूंजी का विनाश है, निवेश नहीं। चोरी का जोखिम, आप एक लॉकर के लिए भुगतान करते हैं। तरलता, क्या आपने कभी उस जौहरी को गहने बेचने की कोशिश की है जिसने आपको यह नहीं बेचा? वे नष्ट होने, पिघलने और शुद्धता जांच के लिए कटौती करेंगे। शारीरिक सोना उपभोग के लिए बेहतरीन है, इसे पहने, शादी में इसका आनंद लें। लेकिन कृपया इसे अपनी संपत्ति की स्थिति में निवेश न कहें।
यह एक ऐसा दायित्व है जो सुंदर दिखता है। यह हमें वित्तीय उपकरणों की ओर ले जाता है, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड। एक वैश्विक निवेशक के लिए यह आमतौर पर सबसे साफ तरीका होता है। आप इसे अपने फोन पर खरीदते हैं, यह शुद्ध है, यह तरल है और चोरी का कोई जोखिम नहीं है। लेकिन आपको कर सदमा के बारे में जानना चाहिए। हाल ही में भारत ने इन फंडों के लिए कर नियमों में बदलाव किया है। पहले यदि आपने 3 वर्षों के लिए गोल्ड ईटीएफ रखा तो आपको अनुक्रमण लाभ मिलते थे। यह बहुत अच्छा था। नई वास्तविकता, यदि आप 12 महीने से अधिक समय तक गोल्ड ईटीएफ रखते हैं तो इसे अब दीर्घकालिक पूंजी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर की दर 12.5% स्थिर, लेकिन अनुक्रमण लाभ समाप्त। यह आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत में सोना अब एक कर स्वर्ग संपत्ति नहीं है। यह एक साधारण हेज है। हालांकि एक एनआरआई के लिए लाभ पर 12.5% देना अभी भी कस्टम ड्यूटी पर 15% या निर्माण शुल्क पर 20% खोने से कहीं बेहतर है। तो यदि आपको भारत में सोने में निवेश करना है तो सोने के ईटीएफ भौतिक सोने की तुलना में गणितीय रूप से बेहतर विकल्प है। तो फैसला क्या है? अगर आप एक उच्च निवल मूल्य व्यक्ति हैं तो मेरी सलाह विवादास्पद है। भारत में सोने के प्रति जुनून बंद करें। आपके पास वैश्विक बाजारों तक पहुंच है। आप अपने देश में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में सोना खरीद सकते हैं बिना रुपए के मुद्रा जोखिम के। जब तक आप भारत में रिटायर होने और रुपए में खर्च करने की योजना नहीं बना रहे हैं, तब तक अपने सोने के आवंटन को रुपए के मूल्यह्रास के लिए क्यों उजागर करें? यहाँ ईपी के कैपिटल रणनीति है, भौतिक केवल वही खरीदे जो आपका परिवार पहनेगा। इसे एक खर्च के रूप में माने, संपत्ति के रूप में नहीं। एसजीबी उन्हें भूल जाएं। आप पात्र नहीं हैं। ईटीएफ्स उनका उपयोग केवल अपने पोर्टफोलियो के रुपए हिस्से के लिए करें ताकि स्थानीय महंगाई से बचा जा सके। इसे 5% या अधिकतम 10% तक रखें। पीढ़ियों के लिए असली धन तिजोरी में धातु जमा करके नहीं बनाया जाता। यह उत्पादक संपत्तियों, व्यापार, शेयर और रियल एस्टेट जो नकद प्रवाह उत्पन्न करते हैं के स्वामित्व से बनाया जाता है। मुझे पता है कि यह मुश्किल हो सकता है। आपके भारत के प्रति भावनात्मक संबंध हैं, लेकिन आपकी वित्तीय वास्तविकता वैश्विक है। यदि आप $1 मिलियन से अधिक के नकद अधिशेष पर बैठे हैं और आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो बेतरतीब संपत्तियों से भरा हुआ है, यहाँ कुछ सोना, वहाँ कुछ रियल एस्टेट, तो चलिए इसे साफ करते हैं। ईपी के कैपिटल में हम केवल उत्पाद नहीं बेचते, हम पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या हमारी वेबसाइट पर जाएं। चलिए 15 मिनट की डिस्कवरी कॉल सेट करते हैं, यह देखने के लिए कि आपकी वर्तमान रणनीति वास्तव में धन बना रही है या केवल धूल जमा कर रही है। मैं कुणाल हूं। धन बनाएं और इसे पीढ़ियों के लिए बनाएं। अगली बार मिलते हैं।